हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। जी हाँ बच्चों, जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि हम लोग ने जब बेसिक टर्म्स पढ़े थे तो हमने वहाँ डेप्रिसिएशन का मीनिंग भी पढ़ा था, है ना। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, है ना। और वहाँ मैंने आपसे कहा था कि भाई ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो आगे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो आप पहुंचे हम लोग डेप्रिसिएशन के अंदर। देखिए, अगर सबसे पहले मैं इसके मीनिंग की बात करूँ कि सर डेप्रिसिएशन होता क्या है। सो एज वी ऑल नो, इट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स बाय एनी रीजन। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन तो ये बाय एनी रीजन, बट रीजन हमको डिफाइन करना पड़ता है। रीजन होता है आपके पास नॉर्मल यूजेज, वियर एंड टेयर, परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, ठीक है, या ऑब्सोलेंस या एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड। बेटा बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो जब आपके एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है सर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। पहले किसी जमाने में इस पे एक अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा था, विच वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन, पर अब वो नहीं है ना, वो एक्सपायर हो चुका है। एक्चुअली में उसको मर्ज कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PPE के साथ में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो आपके पास है, PPE हम उसको बोलते हैं, उसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया। अब सर जब हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, तो मीनिंग हमने बात कर ली कि मीनिंग क्या हुआ सर। मीनिंग तो ये हुआ बेसिकली दैट इट इज बेसिकली द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखिए बहुत लॉजिकल सी बात है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, अभी मेरा मोबाइल है। फॉर एग्जांपल मैंने ये मोबाइल 20,000 का खरीदा था 6 मंथ पहले, ठीक है, 20,000 का लिया था 6 मंथ पहले। अब आज मैं आपको बोलता हूँ कि बोलो भाई कितने में मेरा मोबाइल आप लोगे, क्या आप 20 में लोगे? आप बोलोगे नहीं सर। कोई बच्चा बोलेगा 15, कोई बोलेगा 10, हो सकता है आप में से कोई बोले सर 5,000, है ना। अलग अलग वैल्यू आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। उसका रीजन है क्यों कि देखिए ये मोबाइल में यूज कर रहा हूँ ना 6 महीने से, तो आप बोलोगे सर अब तो नई टेक्नोलॉजी का मोबाइल आ गया, आपने इसको यूज भी कर लिया, ये तो पुराना हो गया, ये तो सेकेंड हैंड हो गया। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो मोबाइल की वैल्यू है दैट विल बी डिमिनिशेस। ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि सर ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का रीजन क्या होता है सर, क्यों लगता है डेप्रिसिएशन, और सर क्या सारी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है? तो अलग अलग क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो अब अगर हम बात करें नंबर 1 कि क्या सारी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, बेटा सारी फिक्स एसेट्स, जिसको ये नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है आपका फिक्स एसेट सर। लेकिन फिक्स एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल भी होते हैं और इंटेंजिबल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा। तो प्लीज प्लीज ध्यान रखें, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, दोनों तरह के एसेट्स पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। भले आपका फिक्स एसेट्स टेंजिबल हो, भले आपका फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल हो, तो दोनों तरह के एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करेंगे आगे। चलिए सर ये तो आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, दोनों तरह के एसेट्स पे लग गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर फिर नेक्स्ट कि सर ये जो डेप्रिसिएशन लगाना है क्या सर ये कंपलसरी है क्या? सर मेरी मर्जी है, मैं तो नहीं लगाऊं डेप्रिसिएशन, ऐसा नहीं चलेगा। इट इज अ मैंडेटरी, इट इज अ कंपलसरी एक्सपेंस। ध्यान रखें, कंपलसरी एक्सपेंस है, नेसेसरी है बेटा, ये लगाना जरूरी है ना। चलिए तो इट इज अ नेसेसरी, इट इज अ कंपलसरी एक्सपेंस। चलिए सर इसके रीजन क्या होते हैं सर, डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? तो बेटा डेप्रिसिएशन के रीजन होते हैं कंटिन्यू यूटिलाइजेशन, है ना, आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, या फिर एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंटेंजिबल एसेट्स में आपको बताऊं, आपने कोई लाइसेंस लिया इंटेंजिबल एसेट्स, लाइसेंस 10 साल का था, 10 साल बाद अपने आप वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपायरी ऑफ टाइम। देन एक होता है आपके पास ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो जो ऑब्सोलेंस यानी कि ऑब्सोलेंस का मतलब आपकी टेक्निक पुरानी होती है ना, जब ये पुराना हो जाता है, नए इन्वेंशन आ जाते हैं, तो पुरानी टेक्निक अपने आप चल जाएगी। मैं आपको इसमें बताऊं, शायद आपने तो कभी मोबाइल से पहले का लैंडलाइन फोन आपने देखा होगा, लेकिन पता है इन दोनों के बीच में भी कुछ आया था, आपको पता ही नहीं होगा शायद, मैं आपको बताता हूँ, और पता है तो बहुत अच्छी बात है।
एक डिवाइस आया था बेटा अराउंड इन 1998 के आसपास, 96, 7, 8 में आया था। नाम था उसका पेजर। जी हाँ, उसको बोलते थे पेजर। शायद मैंने आपको बोला, शायद आपने नाम नहीं सुना, और सुना तो अच्छी बात है। तो लैंडलाइन फोन जो अभी आप देखते हैं, लैंडलाइन फोन आपको नजर आता है, और मोबाइल फोन, दोनों के बीच में पेजर था। लेकिन पेजर पता है बहुत जल्दी बंद हो गया। उसका रीजन था मोबाइल। ये जो मोबाइल है ना, इसने अच्छों का बिजनेस सत्यानाश कर दिया और कईयों का बिजनेस बना भी दिया। देखिए पेजर में क्या होता था ना, पेजर टू पेजर सिर्फ SMS जाता था, सिर्फ मैसेज जाता था, है ना। लेकिन जब मोबाइल आ गया तो इसमें तो आपको पता है, ये तो जाइंट था, इसमें तो मैसेज भी है, इसमें तो कॉल रिसीव भी है ना, कॉलिंग डायल भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो फिर वो पेजर का कोई यूज ही नहीं रहा। तो पेजर जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी बंद भी हो गया। 2-3 साल में पेजर चलना बंद हो गया। पेजर टू पेजर पता है सिर्फ मैसेज जाता था। जैसे मेरे को आपसे बात करनी है तो मैं पेजर से मैसेज भेजूंगा, कॉल मी, तो मैसेज आपके पास, सिर्फ आपकी मैसेजिंग फैसिलिटी थी पेजर में। दैट्स व्हाई पेजर ऑब्सोलेट वेरी अर्ली, बहुत जल्दी बंद हो गया। तो ऑब्सोलेंस हो सकता है, या जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, ठीक है। क्योंकि मोबाइल या टेक्नोलॉजी वाले जो आइटम होते हैं उसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो परमानेंट फॉल हो जाता है ना। आप देखो, मैं आपको बताऊं, कीपैड मोबाइल इन द ईयर 2000 15-20 हजार रुपए के आते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई उनकी वैल्यू कम होती गई। अब आज की तारीख में कीपैड 1000-2000 का आपको मिल जाएगा। सो परमानेंट फॉल। एक होता है एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट। अगर देखिए किसी एसेट्स का कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है, उसकी वैल्यू फिर कम हो जाती है। और एक होता है हमारे पास डिप्लेशन। देखिए जो डिप्लेशन है वो काम आता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके जो कोल माइंस या गोल्ड माइंस होते हैं ना बेटा, जिसमें आप क्या करते हो, जिसको एक्सप्लोर करके आप उसके अंदर से आउटपुट्स निकालते हैं, है ना। हम लोग नेचुरल जो हमारे मिनरल्स वगैरह होते हैं वो निकालते हैं। तो वहां उनकी भी क्या होता है, जैसे जैसे आप उनको एक्सप्लोर करते जाएंगे तो उनकी क्या होगी, उनकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द रीजन दैट्स व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन। इन रीजन की वजह से एसेट्स की वैल्यू कम होती है सर, इसलिए हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये तो बात हुई सर कि भाई रीजन कौन कौन से होते हैं। फिर एक सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है सर, व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन। ओके, इसकी आप नीड बोल लें या आप इसकी इंपॉर्टेंस बोल लें, भाई क्यों चार्ज करते हैं। चार्ज नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए ध्यान रखिए, टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, आप समझिए ना, ये बिजनेस का एक एक्सपेंस है। और कौन सा एक्सपेंस है? ये रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, जो कंटिन्यू आपका होता है। ध्यान रखिए, अगर आपने इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब आपने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट तो बढ़ के आ रहा है, जो गलत है। तो अगर हमें बिजनेस में ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस या एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हमको कैलकुलेट करना है तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। देन फॉर द ट्रू पिक्चर ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। देखिए बेटा, फिनेंशियल पोजीशन नजर आती है आपकी एसेट्स से। अब अगर आपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करा, यानी कि आप कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको ज्यादा बता रहे हैं। तो अगर आप एसेट्स की वैल्यू को ज्यादा बता रहे हैं, इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, भले आपके टोटल वगैरह ज्यादा आ रहे होंगे, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, बट वो गलत है, वो ट्रू पिक्चर हमारा नहीं है। फिर नंबर 3, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों ध्यान रखें, आपका जो डेप्रेशन होता है ना, डेप्रेशन क्या होता है सर? ये जो डेप्रेशन है, ये ध्यान रखिए, ये एक्सपेंस है। ये कई बार कॉस्ट का पार्ट एक्चुअल में हमारा हो जाता है। जैसे आप मान के चलिए कि आप कोई मशीन है ना, उस मशीन से फॉर एग्जांपल आप ये कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है। अब मशीन से आप कैलकुलेटर बनाते हैं तो मशीन कंटिन्यू आपकी चल रही है, उस पर डेप्रेशन लगेगा, और वो डेप्रेशन कहीं ना कहीं कैलकुलेटर की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, बराबर है। अगर आपने डेप्रेशन नहीं लगाया तो आपकी जो कैलकुलेटर की कॉस्ट है वो कम आएगी, यानी कि आपकी ये जो कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट आपकी नहीं आ पाएगी, है ना। आप जो कॉस्ट निकालेंगे वो कम होगी, अब कहीं ना कहीं वो कॉस्ट कम भी होगी और साथ में वो गलत भी आपकी मानी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट के बाद अगर हम बात करें, देखिए डेप्रेशन की खासियत होती है, पता है क्या? ये एक्सपेंस तो है, लेकिन कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। आप समझिए, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये मोबाइल है,
मोबाइल मैंने खरीदा 20,000 का और मैं इसको किसी एक्टिविटी में काम में ले रहा हूँ, मेरे बिजनेस के काम में ले रहा हूँ, ठीक है। 5,000 का एनुअल डेप्रेशन इस पे लगता है। क्या वो 5,000 मैं किसी को देके आऊंगा कि ले भाई मोबाइल का डेप्रेशन? नहीं सर, आप किसी को देके नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 20,000 रुपये एक बार देके आ चुके हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अब इससे होता क्या है, देखिए जो इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको पता है कि नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी कि एक्चुअल खर्चा तो हमने नहीं किया। एक साथ जब एसेट्स खरीदी तब किया था, पर ये एक्चुअल खर्चा नहीं हुआ। तो इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं पता है, जितना आप हर साल डेप्रेशन चार्ज करोगे ना, उतना पैसा वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बिजनेस हमारे पैसा रखा हुआ है, ये हमने एक्सपेंस लगाया है, पर ये कहीं गया नहीं है, पैसा बिजनेस के अंदर ही है। तो वो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं सर? इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो पैसा कहां से आएगा? तो उस टाइम पे वो लोग जो इंटेलिजेंट हैं वो इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, पैसा आएगा और वो करेंगे अपना रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। तो ध्यान रखिए, डेप्रेशन लगाने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारा जो एसेट्स का रिप्लेसमेंट होता है वो बड़ा आसान हो जाता है ना। हमको उस टाइम पे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल या बिजनेस से पैसा एक्स्ट्रा नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, जब आप बेसिकली अगर डेप्रेशन नहीं लगाएंगे तो पता है क्या होगा? अगर नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर नहीं लगाएंगे तो लगाया तो बहुत अच्छी बात है, लगाया तो एक्चुअल पेमेंट, लेकिन अगर नहीं लगाया तो आपका ओवर पेमेंट हो जाएगा। तो बेनिफिट तो ये है कि एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स होगा। रीजन आप समझिए, डेप्रेशन एक्सपेंस है ना। अगर आप डेप्रेशन चार्ज नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, लॉजिकल सी बात है ना। आपने डेप्रेशन लगाया ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में से ऐसा एक्सपेंस दिखाया ही नहीं, तो अगर आपने डेप्रेशन चार्ज नहीं किया है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और नॉर्मल सी बात है, ज्यादा प्रॉफिट आएगा सर तो टैक्स भी ज्यादा ही लगेगा, है ना। तो डेप्रेशन लगाने का फायदा ये है कि डेप्रेशन लगाने से हमें एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स ही करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा सर? तो हो जाएगा हमारे पास ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हुआ नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर आप, सिंपल सी बात है, लॉजिकल है, अगर आप डेप्रेशन चार्ज नहीं करते हैं, है ना, डेप्रेशन चार्ज नहीं करते तो पता है उससे क्या होता है बेटा? उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, तो पता है जबरदस्ती आपके जो एम्प्लॉय हैं वो क्या करेंगे, आपसे बोनस की डिमांड करेंगे। बोले सर बोनस दो, सर हमारी वेजेस बढ़ाओ, देखो कंपनी कितना बढ़िया काम कर रही है, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अरे कंपनी का प्रॉफिट तो ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने डेप्रेशन चार्ज नहीं किया। अगर आप डेप्रेशन चार्ज कर लेते तो प्रॉफिट आपका एक्चुअल आता, ठीक है। तो एक अननेसेसरी डिमांड भी होती है अगर आप डेप्रेशन चार्ज नहीं करते। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉफिट which will we get when we charge depreciation on regular time interval, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा कि देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं फॉर डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन, है ना। कौन कौन से फैक्टर हैं जो बेसिकली डेप्रेशन की वैल्यू को डिसाइड कर दे? देखो बेटा, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है सर? सबसे पहले इसमें आता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, क्योंकि जब तक हमें कॉस्ट ही पता नहीं होगी हम डेप्रेशन किस पे चार्ज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कॉस्ट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कॉस्ट, सर कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो समझिए, कॉस्ट का मीनिंग होता है इट इंक्लूड नॉट ओनली द परचेज प्राइस, it include not only the purchase price of assets but all the expenses before asset is ready to use। जी हाँ, देखिए जैसे आपने दिल्ली से एसेट्स परचेज करी, हालांकि इसका एग्जांपल जब मैंने आपको जर्नल एंट्री पढ़ाई थी तो जर्नल एंट्री के अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। अगर आप देखना चाहें तो मैं रिकॉर्ड्स में बताऊं, जर्नल एंट्री में
आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स मिलेगा हमारे वीडियो नंबर 11 में मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कौन सी क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। तो जनरल एंट्री का जो आपका हमारा वीडियो नंबर 11 है बेटा, है ना, वहां जाके आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैसे निकालते हैं। फिर मैं बताता हूँ, वहां पे एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे आपने दिल्ली से कोई मशीन परचेस करी 1 लाख, तो 1 लाख तो परचेस प्राइस होगी। फिर दिल्ली से लेके कोटा तक का उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना। फिर उसके बाद बेसिकली कोटा से लेके कोटा में ट्रांसपोर्ट कंपनी से लेके और आपकी फैक्ट्री तक का उसका फ्रेट है ना, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह आप ऑटो में या किसी और में लाएंगे तो उसका लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है। लोडिंग अनलोडिंग के बाद फिर आपने उस एसेट्स को इंस्टॉलेशन कराया तो उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा है। फिर अगर आपने कोई ड्राई रन करा है, ड्राई रन का मतलब होता है कंपनी का एक्सपर्ट आके आपको चला के बताएगा देखो सर ऐसे इनपुट जाएगा, इतना टेम्परेचर रहेगा, इतनी देर में आउटपुट निकल के आ जाएगा, तो वो ड्राई रन होता है। तो ड्राई रन का जो एक्सपेंस है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तब तो यहां तक का जो भी एक्सपेंस आपने किया वो सारा किसमें ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप ध्यान रखें। जब आप एसेट्स परचेज करते हैं तो भी एसेट टू बैंक एंट्री होती है। जब आप ये सारे एक्सपेंस करते हैं ना बिफोर एसेट्स इज रेडी टू यूज, उसके लिए भी एंट्री आपकी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ही होगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो ये तो बात हुई बेटा हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ध्यान रखिए, एक बार आपने एसेट्स यूज लेना चालू कर दिया है ना, आपने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर इस चीज को आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं, ध्यान से सुने, उसके बाद आप कोई ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं जिससे आपके एसेट्स की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, आपने एक्सपेंस तो किया लेकिन वो एक्सपेंस कुछ इस तरीके का था जिससे हमारे जो एसेट्स है, एसेट्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज नहीं हो रही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ध्यान रखिए वो एक्सपेंस नॉर्मल एक्सपेंस, जैसे आपने ये एसेट्स काम मेरी 3 महीने बाद खराब होगी, आपने उसका रिपेयर करा लिया, एसेट्स वापस चल गई, ये जो रिपेयर के एक्सपेंसेस की एंट्री रिपेयर टू कैश होगी, है ना, ये ध्यान रखें। तो जब भी आप एसेट्स को काम में लेना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस होता है तो फिर उसको एसेट्स की कॉस्ट में नहीं जोड़ते until unless it will increase the efficiency। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात है हमारी टोटल कॉस्ट की। तो पहला फैक्टर तो कॉस्ट होता है, दूसरा फैक्टर होता है बेटा एसेट्स की लाइफ। अभी हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे। तो देखिए एसेट्स की जो लाइफ होती है जिसको हम लोग उसकी यूजफुल लाइफ बोलते हैं, यूजफुल लाइफ, तो ध्यान रखिए जो हमारी यूजफुल लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अभी जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां हमें पता लगेगा कि यूजफुल लाइफ से ही आपका डेप्रेशन कैलकुलेट किया जाता है ना। जैसे नॉर्मली आप मान के चलिए कि 2 व्हीलर की नॉर्मल जो यूजफुल लाइफ है 10 ईयर है, कार की 15 ईयर है, मोबाइल की 2 और 3 ईयर है, तो यूजफुल लाइफ आपकी होती है। ठीक है, थर्ड फैक्टर जो इफेक्टेड करता है डिप्रेशन को वो होता है आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ठीक है बेटा, स्क्रैप वैल्यू, ध्यान रखिए इसको रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं ना, तो चक्कर मत खा जाना आप। स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू, तो आप स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं और रेसिडुअल वैल्यू बोल सकते हैं। सर ये क्या होता है, ये क्या बीमारी है? बड़ा आसान है, ये आपका मोबाइल है, आपका मतलब मेरा मोबाइल है ना। अब 3 साल बाद ये चलना मतलब बहुत दिक्कत आ रही है चलाने में, हैंग हो रहा है बार बार, है ना। क्या करूं, नदी में जाके फेंक आऊंगा? क्या फेंकूंगा तो नहीं मैं भी, आपको पता है ना, छोड़ते तो अपन किसी को भी नहीं। हाँ अब ये है कि अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरा एक मोबाइल था वो मेरी पॉकेट से गिर गया, अब गिर गया तो गिर गया, तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। अदरवाइज अगर आप मान के चले मोबाइल आपके साथ है तो आप छोड़ेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल 3 साल बाद किसी ने बोला कि लो सर, मैंने कहा मोबाइल बेचना है यार, उसने कहा लाओ सर 1000 रुपये में दे दो, बच्चे खेलेंगे, है ना, एज अ टॉय काम हो जाएगा। अरे मैंने कहा 1000 रुपये? हाँ सर 1000 रुपये। मैंने कहा चल ठीक है, जो देता है जो ही दे, दैट विल बी रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। तो सर स्क्रैप वैल्यू होती क्या है बेटा, तो ध्यान रखें स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है इट इज द एस्टिमेटेड रीसेल प्राइस ऑफ एसेट्स, इट इज द एस्टिमेटेड रीसेल प्राइस ऑफ एसेट्स at the end of its useful life, at the end of useful life. So it is nothing but the estimated selling price, estimated selling price of asset at the end of
इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो जैसे मेरा मानना है कि भाई मोबाइल जो है, मोबाइल की जो लाइफ है वो 3 साल होती है। ठीक है, तो आप देख लो सर, आपको क्या लगता है कि भाई 3 साल बाद आपका मोबाइल कितने में बिकेगा? तो जितने में बिकेगा उतने के हिसाब से आपको डेप्रेशन चार्ज करेंगे। आप जब डेप्रेशन चार्ज करेंगे ना बेटा, तो उस फॉर्मूले में ये आपका काम में आता है। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए हमारा काम हो गया कि भाई डेप्रेशन जब हम चार्ज करेंगे तो कौन कौन सी चीजें हमारे काम में आएंगे। अब बात आती है सर कि सर मेथड कौन से हैं, हम डेप्रेशन कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ऐसा है भैया कि मेथड तो बहुत सारे हैं, आपके अराउंड 8 मेथड आपको मिलेंगे। मैं सबके नाम आपको बता दूं। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तीसरा प्रोडक्शन मेथड, चौथा मशीनरी आवर मेथड, नंबर 5 सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड, है ना। देन एक आएगा आपका सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, एक आएगा आपका डिप्लेशन मेथड। ठीक है, मशीनरी आवर मैंने बोल दिया शायद, है ना, प्रोडक्शन आवर, मशीनरी आवर, ये सारे मेथड होते हैं सर। तो बेसिकली एक होता है आपका एन्युटी मेथड और होता है। सो बेसिकली देयर आर 8 मेथड। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, प्रोडक्शन मेथड, मशीनरी आवर मेथड, है ना, सम ऑफ ईयर मेथड, डिप्लेशन मेथड, एन्युटी मेथड एंड सिंकिंग फंड मेथड। दीज आर द 8 मेथड। सर ये 8 मेथड हैं अलग अलग तरीके के, जिससे आप डेप्रेशन चार्ज कर सकते हो। ठीक है, पर घबराओ मत, तुम्हारे सिलेबस में 2 ही। ठीक है, तो आपके सिलेबस में क्योंकि 2 ही मेथड हैं, तो ध्यान रखें। बेसिकली जो काम के आते हैं मेथड, वो आते हैं हमारे पास, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज हमारा फर्स्ट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना, शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे SLM। जी हाँ, क्या बोला? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके कुछ और नाम भी हैं, है ना। अब इसके और नाम, ये बिल्कुल भगवान की तरह बेटा, जैसे कृष्ण भगवान, उसको गोवर्धन भी बोलते हैं, वासुदेव नंदन भी बोलते हैं, देव के नंदन भी बोलते हैं ना, बहुत सारे नाम है कृष्ण भगवान के ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। इसको आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। इसको आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग नाम है बेटा, ना, चक्कर नहीं खाना। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो चाहे तो आप ओरिजिनल कॉस्ट बोलें, चाहे आप फिक्स इंस्टॉलमेंट या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं ना। इक्वल बोलो, फिक्स बोलो, बात आपकी एक ही होती है। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है भाई। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सर इसमें डेप्रेशन कैसे चार्ज करते हैं? काम की बात तो बता देते हैं। चलिए, तो इसमें डेप्रेशन कैसे चार्ज करते हैं? जब आप इस मेथड में डेप्रेशन चार्ज करेंगे, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? दैट डेप्रिसिएशन रेट has been given और डेप्रिसिएशन रेट नॉट गिवन। 2 केस होते हैं बेटा इसमें, डेप्रिसिएशन रेट गिवन और डेप्रिसिएशन रेट नॉट गिवन। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से समझिएगा आप। केस 1 और केस 2, ठीक है, हम दोनों करेंगे। अभी देखिए केस 1 की बात करते हैं, व्हेन रेट इज गिवन। फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट कितनी है एसेट्स की? 1 लाख। डेप्रेशन आपको दे रखा है रेट से 20%। ठीक है बेटा, ये हमको दे रखा है। आप कैसे निकालें, आप समझिए। तो बेटा कॉस्ट तो आपकी कितनी है? सर कॉस्ट तो है 1 लाख। चार्ज करो भाई 20% डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? सर 20,000 आएगा। सर वैल्यू कितनी बची? सर वैल्यू बची 80,000। ठीक है, ये जो 80,000 बचा, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बीवी। वो वाली बीवी नहीं, बुक वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बीवी, है ना। वो बीवी तो भैया अलग होती है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है ना। हाँ चलिए, वो भी एक अनोखा प्राणी होता है। चलिए, तो बुक वैल्यू की भी हम बात कर रहे हैं, और बुक वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर आप इसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या बोल सकते हैं? ऊपर से जगह ही नहीं, नीचे जाके लिखो।
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 80,000 को आप बुक वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको सर हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोल सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। शॉर्ट में लिखेंगे WDV, क्या लिखेंगे सर, WDV है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू उसको बोलते हैं। तो इसको बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर इसको WDV आप बोल सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। मैं आगे का डेप्रेशन भी अभी आपको उसमें निकाल के बताऊंगा। इसमें ध्यान रखिए, एक्चुअल में जब आप ये डेप्रेशन निकालते हो ना, डेप्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स रेट अपॉन 100 और ध्यान रखना, और होता है टाइम अपॉन 12। तो हमने देखिए बताया डेप्रेशन कैसे निकाला। हमारी कॉस्ट कितनी थी सर, कॉस्ट थी आपकी 1 लाख। रेट कितना था सर, रेट था हमारा 20%। बोले सर टाइम तो दिया नहीं आपने, एसेट्स वगैरह कब खरीदी। तो ध्यान रखिए, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एसेट्स हमने साल के स्टार्टिंग में खरीदी और हम पूरे साल का डेप लगाएंगे, हमने पूरे साल एसेट्स काम में लिए। कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 12। अब आप एक चीज समझो, क्या होता है जब फुल ईयर का डेप्रेशन आप चार्ज करते हो ना, तो ये 12 डिवाइड बाई 12 लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई आपके पास। तो आप डायरेक्ट 1 लाख का 20% निकाल के भी डेप्रेशन लगा सकते थे। कितना, 20,000 रुपीज। ये जो टाइम अपॉन 12 वाला फैक्टर ना, ये हमको तब मल्टीप्लाई करना होता है जब हमने एसेट्स यूज तो करी है बट लेस देन 12 मंथ, 12 महीने से कम यूज करिए। वो देखेंगे कब होता है, ऐसा होता है बेटा जब आप एसेट जो है साल के बीच में कभी खरीदते हो या साल के बीच में कभी बेच भी देते हो ना, सेल वगैरह करते हो, तब ऐसा होता है ना, तब हमें टाइम अपॉन 12 लगाना चाहिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट ये काम कर सकते हो, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 लगा के। फाइन। अब मैं बात कर रहा था अगले साल का डेप्रेशन कैसे लगेगा। अगेन 20%, किसका, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ध्यान रखिए इस मेथड का नाम क्या है सर, इस मेथड का नाम आपने बताया था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। उसका रीजन यही है क्योंकि आप जो डेप्रेशन चार्ज करेंगे वो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा, और क्योंकि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी सेम रहेगा। देखिए कैसे, ओरिजिनल कॉस्ट तो सर कितनी 1 लाख है ना, 1 लाख का 20% निकालो, कितना डेप्रेशन सर 20,000। अब आपकी जो बीवी है यानी कि जो बुक वैल्यू है कितनी बची सर 60,000। फिर अगले साल थर्ड ईयर का डेप्रेशन लगाना है, ये लो जी। तो अगेन ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे लगाएंगे 20%, तो 20,000। कितनी वैल्यू बची सर 40,000, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, WD बोल सकते हैं या बुक वैल्यू बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। अब ऐसे जब आप प्रोसीजर चालू रखोगे ना, अगले साल फिर 20 लेस हो जाएगा, 20 बचेगा, अगले साल फिर 20 लेस हो जाएगा, तो एसेट्स की वैल्यू बचेगी 0। जी हाँ, क्या वैल्यू बचेगी 0। समझ रहे हैं आप, लॉजिक समझ रहे हैं बात को। बेटा बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि एसेट्स की वैल्यू 0 बच जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम केस। जैसे मैंने आपको बोला ये कैलकुलेटर है, वैल्यू 0 बचेगा, आप इसको बेच सकते हो ना, या चलो कैलकुलेटर तो थोड़ा छोटी वैल्यू है उसको तो हम 0 कर दें। मोबाइल फोन है, क्या वैल्यू 0 होती है सर, 0 नहीं होती है, कोई ना कोई वैल्यू तो बचेगी सर। देयर विल बी सम काइंड ऑफ रेसिडुअल वैल्यू, यस देयर विल बी सम काइंड ऑफ रेसिडुअल वैल्यू विल बी देयर। ठीक है, तो ध्यान रखें अगर रेट गिवन है तो मैंने आपको बता दिया डेप्रेशन कैसे निकला, लेकिन इसमें ज्यादातर केसेस में ऐसा भी होगा व्हेन डेप्रेशन रेट इज नॉट गिवन। ठीक है सर, तो हम केस नंबर 2 करते हैं सर कि अगर मुझे डेप्रेशन रेट गिवन नहीं होगी तो मैं क्या सॉल्व करूंगा। अच्छा सर ये तो पेज ही भर गया, कोई बात नहीं, पेज भर गया तो दूसरा पेज ले लेते हैं, पढ़ तो डेप्रेशन ही रहे हैं अभी हम लोग। तो बेटा आप समझें, अगर मैं बात करूं व्हेन डेप्रेशन रेट इज नॉट गिवन, सर तब डेप्रेशन कैसे निकलेगा बेटा, तब डेप्रेशन निकलेगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। बताया था मैंने आज आपको अभी क्लास में, जिसको हम लोग रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, यूजफुल लाइफ है ना, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, चलिए इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल भाई कॉस्ट आ गई अमाउंट रुपीज 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू है अमाउंट रुपीज से 15,000 है ना।
सर एस्टिमेटेड लाइफ है 5 years। निकालो डेप्रेशन, क्या निकलेगा डेप्रेशन? कॉस्ट 1 lakh, स्क्रैप वैल्यू 15,000, एस्टिमेटेड लाइफ 5 year। सॉल्व करेंगे 85 डिवाइड बाय 5 आ रहा है, यानी कि हर साल आप कितना टाइप लगाएंगे? सर हम हर साल, क्योंकि हमको पता है इस मेथड के अंदर हमारा जो डेप्रेशन है वो सेम रहता है सर, तो हम जो डेप्रेशन लगाएंगे कितना लगाएंगे? सर हम डेप्रेशन लगाएंगे अमाउंट रुपीज 17,000 का, 17,000 रुपए का डेप्रेशन हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें ये थोड़ा जो फॉर्मूला है ज्यादा सही, उसका रीजन है क्योंकि आप इसमें स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर कर रहे हो, और जैसा कि मैंने बोला कि भाई हर एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू तो होती ही है। ठीक है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं इसमें, दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज बेटर देन द लास्ट फॉर्मूला। इसमें आपसे कभी कभी पता है डेप्रेशन की रेट निकलवा लेते हैं। बताओ भाई डेप्रेशन की रेट क्या होगी? अच्छा सर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर उसका फॉर्मूला होता है एनुअल डेप डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, है ना, इसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस मत करना, मल्टीप्लाई बाय 100। एनुअल डेप्रेशन 17,000, ओरिजिनल कॉस्ट 1 lakh, सो डेप्रेशन विल बी 17,000 एनुअली, यानी कि 17,000 पर मंथ, ये हमारा डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास इतनी ही सफिशिएंट है ना, ज्यादा आप लोग झेल नहीं पाएंगे, आपका डाइजेशन इतना ही बहुत है, इतना आप डाइजेस्ट कर लें, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, है ना, जल्दी जल्दी भाग के कहाँ जाना है वैसे हमको। तो आज की क्लास मैंने बेसिक आपको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिया डेप्रेशन के रिगार्डिंग, और एक मेथड भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। बहुत जल्दी हम लोग इसके न्यूमेरिक क्वेश्चन, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, और अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए संदीप दयाल, बाय बाय।